तो भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी बहस यानी 3 राजनीतिक विश्लेषक और एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के जरिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस ओर बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रदीप कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर होंगे, उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ सैयद कासिम जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका क्या कहना है, और प्रोफेसर मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक का क्या कहना है, और साथ ही साथ डीआर साहू साहब का क्या कहना है, ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक बहुत हद तक ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हग असेंबली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि मामला निर्णायक होगा। किस आधार पर कह रहे हैं, आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए और उनके बयान के जरिए जानिए और समझिए। समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ मोहम्मद कासिम जी जुड़े हुए हैं। सैयद कासिम जी ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही मनोज पांडे हैं, और भारत समाचार की हमारी 2 न्यूज एंकर हैं, श्रुति श्रीवास्तव और साथ ही शिवांगी वाजपेयी। सैयद कासिम साहब, इस वक्त एक आप अहम बात कह रहे हैं जो निकल कर सामने आ रही है। सब लोगों से एक अलग बयान आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हंग असेंबली होने वाली है। आपको ये कैसे लगता है? अब बहुत सारे पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार लोग कह रहे हैं कि इसकी तो कोई संभावना नहीं है, मामला या तो सपा की तरफ है या तो भाजपा की तरफ है, लेकिन आप हंग असेंबली का दावा कर रहे हैं, किस आधार पर? देखिए, आप भी इस चीज को अभी खुद कहने लगेंगे जो मैं कह रहा हूँ। जो लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, Okay. लखनऊ में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? कितनी? मुझे लगता है 2 लखनऊ में? हाँ। यानी 9 में से 2। अच्छा, और समाजवादी पार्टी 3। ओ, आप तो यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला बता रहे हैं। भाई आप अगर देखेंगे, फिर आप बाराबंकी आए। हाँ। बाराबंकी आपको लगता है सब साफ है? बाराबंकी में आप देखेंगे तो बाराबंकी शहर की एक सीट कांटेस्ट में है। बाराबंकी की दूसरी सीट आप रामनगर देखेंगे तो वो बीजेपी और क्या कहते हैं बीएसपी की वजह से वो कांटेस्ट में फरीद का इलेक्शन बन रहा है और कुर्सी बन रहा है। बाकी सीटें पर समाजवादी हार रही है। हैदरगढ़ एक रिजर्व सीट जीत सकती है। ये जो हवा और आंधी बताई जा रही है, जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, देखिए मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ जर्नलिस्ट भी हूं। मेरे पास 150 रिपोर्टर हैं, तो वो हर विधानसभा का अपना जब वो डाटा भेजते हैं, अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो वो जिन चीजों को बताते हैं, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़ा होता तो वो बात मुझे नजर ना आती। मेरी आंखों पे ना मुसलमान का चश्मा है, न ब्राह्मण का चश्मा है, न किसी पार्टी का चश्मा है। क्या बात करें? मैं चीजों को बहुत आसानी से देख सकता हूँ। 40 साल मुझे हो गए इस मैदान में। 40 साल से मैं देख रहा हूँ। खास तौर से बीएसपी पे मैंने मतलब इतना रीड किया है बहुजन समाज पार्टी को कि मैंने उसकी बूथ से लेके और ऊपर तक की स्ट्रेटजी देखी है। जो लोग कहते हैं मायावती निकलती नहीं, मायावती जाती नहीं, आती नहीं, भाई 1985 से आज तक मायावती कब निकली? सही बात है। यानी ये साफ तौर पर यहाँ पर सैयद कासिम साहब ये कह रहे हैं कि मायावती कभी निकली नहीं, वो साइलेंटली काम करती हैं। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मनोज पांडे भी हैं। मनोज पांडे जी एक नया दावा कर रहे हैं सैयद कासिम साहब। ये तो कह रहे हैं कि भैया ये हमने पूरा रिसर्च किया है और मामला हंग असेंबली का है, कोई आंधी और हवा तूफान नहीं है। देखिए, 2 बातें। उस दिन भी जब चुनाव 20 तारीख को, तो हमने कहा था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओपीएस का। ओपीएस के मुद्दे पर अब 2 राजनीतिक दल हैं। पहले एक राजनीतिक दल था, अब 2 राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो ओपीएस के मुद्दे पर अब ऐसा नहीं है कि केवल एक राजनीतिक दल को वोट मिल रहा हो, नंबर 1। नंबर 2 कि जहां तक सीटों का प्रश्न है, सीटों के बंटवारे और लोकल राजनीति तो तमाम चीज़ें हैं, उसकी बातें हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें तो चुनाव में संगठन काम करता है और संगठन के साथ जुड़े हुए लोग काम करते हैं। अगर आप जैसा बता रहे थे सर, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जैसे कांग्रेस अपना संगठन तैयार कर रही है, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, लेकिन इस चुनाव में अगर सबसे अधिक किसी को संगठनात्मक फायदा मिलेगा तो वो कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस मर चुकी थी, अब कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस का एक संगठन खड़ा होगा। 2024 में भी अभी दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन 2024 में अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ तो वो भी एक चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना संगठन है, समाजवादी पार्टी के पास भी अपना संगठन है, ऐसा नहीं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन कितना एक्टिवेट हो पाया, ये बड़ा प्रश्न है। और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो बीएसपी का संगठन है, आपकी बातों से मैं सहमत हूं कि बीएसपी का संगठन हमेशा साइलेंटली काम करता है और साइलेंटली वो काम करता रहेगा। उनके जो वोट हैं वो चाहे जो लहर हो,
वो रहेंगे वहीं पर, तो वो वोट बना रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर से वोट आता है, जैसे नाराज हुए लोग, चाहे वो समाजवादी के हों चाहे बीजेपी के हों, अगर बीएसपी की तरफ जाते हैं तो बीएसपी भी एक एंगल के रूप में उभरेगी। और अगर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला गठबंधन का बीएसपी के साथ है, और बीएसपी अगर थोड़ा थोड़ा भी वोट पाती रही तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पूरा जो सिनेरियो है वो हंग असेंबली की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा लहर भी नहीं है, लहर जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सोशल मीडिया भी साइलेंट है, चुनाव तो खामोशी से हो रहा है। आप भी सैयद कासिम साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? चूंकि तीसरे चरण में मैंने आपको देखा था, मैंने आपसे ऑन एयर बातचीत की थी, उस दौरान तो मुझे लगा था 4 जर्नलिस्ट थे, लगभग मामला एक तरफा था, पर आप भी हंग असेंबली कह रहे हैं और इसके पीछे आप पुरानी पेंशन का जिक्र कर रहे हैं। मैं ठीक समझ पा रहा हूं? जी जी, हंग असेंबली है इसके। आप बसपा यानी लड़ रही है, अच्छे से लड़ रही है, फाइट कर रही है, अच्छे से लड़ रही है, बुरे से लड़ रही है। बसपा नहीं लड़ रही है, हाँ। लड़ रही है परिस्थितियां। चुनाव में बसपा का अपना संगठन है, बसपा का अपना वोट है, वोट कहीं नष्ट नहीं हुआ है बसपा का। अब रह गई बात, देखिए चुनाव जो है, अगर चीजों को आप देखें तो 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। जैसे एक कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात तो खत्म हो गई। मुस्लिम वोट या तो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा होगा या कुछ ही, बहुत नहीं, बसपा की तरफ जा रहा होगा। दूसरी तरफ बसपा का जो अपना वोट है वो बना हुआ है। अब भाजपा का वोट अगर कहीं कहीं मैं वापस आ रहा हूं सैयद कासिम साहब के पास, एक बार फिर चलते हैं हमारे डिजिटल टीम के साथी। सैयद कासिम साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? अमित शाह कहते हैं कि मुसलमान जो है वो बसपा की तरफ जा रहा है, ये कैसे, ये क्या समीकरण है गूढ़ा गणित? और वो आज कहती है महान है। देखिए, अमित शाह जी राजनीतिक चाणक कहे जाते हैं। अच्छा, राजनीतिक परख उनके अंदर है। वो जब चुनाव लड़ने 2017 में आए थे तो सबको लग रहा था अखिलेश रिपीट करेंगे, और ऐसा हुआ कि बीजेपी को 325 सीटें मिल गई। उस कारण पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि अमित शाह ने काशीराम के स्कूल के उस फार्मूले को वहां से निकाला और उसको भारतीय जनता पार्टी में पहना दिया। भारतीय जनता पार्टी जो अपर कास्ट की पार्टी कही जाती थी, भारतीय जनता पार्टी जो बनियों की पार्टी कही जाती, उसमें जब आप देखें तो पाल भी था, निषाद भी था, कुर्मी भी था, कोयरी भी था, क्या कहते हैं, खटीक भी था। मतलब हर बिरादरी का उन्होंने एक वो तैयार किया और उसके बाद उन्होंने उसको 403 सीटों में फेंक दिया, जिसके नतीजे में 325 सीटें भाजपा दे के आ गई। तो अमित शाह उस एंगल से बात करें। दूसरी बात, जैसे अभी पांडे जी ने एक बात कही कि मुस्लिम जाएगा लेकिन कम तादाद में जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के टिकट की जब आप लिस्ट देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के काटे हुए 46 टिकटों में से 30 टिकट बहुजन समाज पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग। 30, उन 30 की हैसियत इतनी थी, चाहे वो उस्मानी लखीमपुर के रहे हो, आज वहां चुनाव हो रहा है, वोट पड़ रहा है, चाहे हाजी रियाज पीलीभीत के रहे हो, वहां चुनाव पड़ रहा है, वोट हो रहा है। या आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी आप इसी तरह देखते चले जाएंगे। अब्बास अली जदी रुश्दी को देखेंगे, उसके बाद और आगे आप जाएंगे तो शादाब फातिमा तक पहुंचेंगे। मुस्लिम बड़ी तादाद, शाकिर अली पूर्व मंत्री के बेटे को आप देखेंगे, ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अपने समाज में एक हैसियत रखते हैं। एक ये आम धारणा शुरू हुई इमरान मसूद का टिकट काटने के बाद। इमरान मसूद का टिकट काटा गया, आपके कमाल अख्तर की सीट बदली गई और कमाल अख्तर की सीट बदल के वो मुखिया गुजर को टिकट दिया गया। देखिए, मुस्लिम समाज को पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के साथ रहने के बाद, उत्तर प्रदेश में 5 साल योगी जी के रहने के बाद, अगर वाणी ना खराब होती और कुछ भगवा तथा कथित जो कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भाजपा के समर्थक होते हैं, भाजपा का विंग मान सकते हैं, जिनको भाजपा यही कहती है कि हमारे नहीं है, अगर उनकी इस तरह की आप जबान को अगर काबू में रखा गया होता तो आप देखें उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर को आप किस तरह से देखते हैं? मुजफ्फरनगर क्या भूल जाने वाली चीज है? नहीं। या कांग्रेस के जमाने में मेरठ, बलियाना, हाशिमपुरा से लेके अलीगढ़, कानपुर, कोई शहर बचा ही नहीं था 85 तक 86 जहां दंगे ना हुए हों। तो मुस्लिम समाज को आप इस एंगल से देखें कि लगभग 110 टिकट बसपा ने दिए हैं। उन 110 टिकटों में शायद 30-35 सीटें समाजवादी पार्टी जीत ले, वरना उसको 80 सीटों को हारना है। बिल्कुल, यानी ये हमारे सहयोगी ने आपको सब कुछ बताया, लेकिन हमारे वरिष्ठ साथी बताए। अब एक मिनट जरा हम सीधे क्रोमा स्टूडियो चलते हैं और क्रोमा स्टूडियो जानते हैं कि क्या रुख है। अभी आपने मनोज पांडे राजनीतिक विश्लेषक को सुना और साथ ही साथ सैयद कासिम को सुना, और आपको बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के पास ले चलेंगे प्रदीप कपूर जी के साथ। और प्रदीप कपूर के साथ हमारे साथ DR साहू जी भी हैं। प्रदीप कपूर जी, अभी मैं गया, अभी 2 लोगों से बातचीत किया, इस चौथे चरण में
वो बड़ा डिफरेंट बयान दे रहे हैं, चाहे सैयद कासिम हो और या मनोज पांडे। वो कह रहे हैं कि हंग असेंबली के आसार हैं। वो ये साफ तौर पर, आप इसे कैसे मानते हैं? चूंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों में सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव आपने कवर किया होगा। देखिए, अगर पुरानी परंपरा हम देख रहे हैं, हाँ। तो 2007 से बराबर जिसको भी मिला है निर्णायक मत मिला है, चाहे वो 7 से 2007 से तो हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बराबर मायावती जी को मिला, उसके बाद अखिलेश को मिला, अखिलेश उसके बाद को। बीजेपी को मिला, ठीक है। है ना। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी निर्णायक ही होगा, क्योंकि निर्णायक मतलब निर्णायक किसी को भी जो है बहुमत मिलेगा सरकार बनाने के लिए, हंग असेंबली नहीं होगी, ओके। क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है जिसको भी लाना है ना, उसको सीधा लेके आएंगे, कोई इधर न उधर। मुझे तो नहीं लगता है। अभी तक जो 3.5 चरण का चुनाव हो चुका है, हुआ है, जिस तरीके का माहौल देखने को मिला है, हाँ। जिस तरीके के कैंपेन में जो देखने को मिला है, जिस तरीके से ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो निर्णायक मत ही होगा, जिसके भी फेवर में हो। अभी तो 10 तारीख को हम लोग को जानने को मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता था। मेरी राय भी यही है कि निर्णायक मत ही होगा। मुझे नहीं लगता कि हालांकि ये बात जरूरी है कि बीजेपी की तरफ से कुछ इशारा दिया गया है, जैसे कि अगर जाट लोग मिलने गए थे, जो भाईचारा सम्मेलन हुआ था, नहीं, जाट लोग मिलने गए थे अमित शाह जी के घर, ओके। तो अमित शाह जी ने बहुत तारीफ की थी जयंत की, और ये कहा गया था वहां पर कि उन्होंने गलत घर चुन लिया है, लेकिन तारीफ उनकी की गई थी। ये तारीफ जो है उनको एक पोस्ट पोल सिनेरियो के लिए है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी मदद ली जा सकती है। ये कब की बात आप बता रहे जरा दर्शकों के लिए? ये चुनाव के बाद, चुनाव के मेरे ख्याल से दौरान ही तो गए थे। ओके, है ना, वेस्टर्न यूपी के जाट लोग जब गए थे, या उससे जस्ट पहले की बात होगी। हाँ। फिर अभी आपने देखा कि अमित शाह जी ने फिर एक इंडिकेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी में जाटव भी जा रहा है और मुस्लिम भी जा रहा है ना। ये दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ कुछ अखिलेश की तरफ या समाजवादी पार्टी या गठबंधन की तरफ नहीं जा रहा है। ये भी एक इशारा है पोस्ट पोल सिनेरियो का। ये ऐसा बीजेपी जो इंडिकेशन दे रही है, बीजेपी को इस बात लग रहा है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में हमको अगर जरूरत पड़ी तो जीएन चौधरी को भी ले सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी को साथी तो तलाश रहे हैं। ये इंडिकेशन है। देखिए, बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़े कि ये जो मैसेज देने की कोशिश की अमित शाह जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण उनकी मतलब जिसे कहने भूमिका है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पोस्टपोल सिनेरियो जो है उनके हिसाब से अगर उनको जरूरत पड़ी तो किन किन साथियों को तलाश किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी प्रदीप कपूर का साफ मानना है कि जो भी स्थिति होगी वो निर्णायक होगी। यानी जो 2007 में देखा आपने, 12 में देखा और 17 में देखा। DR साहू साहब हमारे साथ हैं। भले प्रदीप कपूर जी ये कह रहे हैं कि निर्णायक होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है साथी तलाशने शुरू कर दी है, साथी तलाश रही है। तो क्या आप भी मानते हैं कि ये विधानसभा चुनाव हंग असेंबली की ओर बढ़ रहा है या निर्णायक बहुमत 2007 के बाद जैसे मिलता आ रहा है? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, इसलिए आपकी टिप्पणी अहम हो जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2014, 2017 और 2019 और उसके बाद 2022 के चुनाव में कुछ थोड़ा सा बदलाव तो है, और मैं इस चुनाव को कहता हूं कि ये लहर विहीन चुनाव है। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि जो एक 2014, 17 और 19 में जो एक करिश्माई नेतृत्व के आधार पे जो काम था और एक आकांक्षाओं की राजनीति पे एक था कि लोग सोच रहे थे कि कुछ होगा, लेकिन 22 में और 21 की तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल के बाद 22 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो इसलिए ये जो चुनौती है, इसके आधार पे जैसे प्रदीप जी बता रहे हैं कि वो एक पोस्ट पोल सिनारियो में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि एक ऐसी भी रणनीति है, एक ऐसी भी आलोचना है, ऐसे भी आकलन है कि 2022 के चुनाव में हो सकता है 180 की तरफ कोई भी आए, 160 की तरफ कोई आए, और इसी तरह की सिचुएशंस में कौन आएगा वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई भी पार्टी, जैसे कि प्रदीप जी बता रहे थे, कि वो पोस्ट पोल सिनेरियो की ज़रूरत होगी नहीं। और मेरा ये मानना है कि बहुत ज़बरदस्त कांटे की टक्कर चल रहा है, और जहाँ तक प्रथम और द्वितीय तृतीय चरण की जो बात है, उसमें एक कहीं ना कहीं दबदबा जिसको हम कहते हैं कि विपक्ष ने काफी अच्छे तरीके से अपने परफॉर्म किया। साहब जी, क्या मैं सही समझ पा रहा हूं आपको? आप भी हंग असेंबली का इशारा कर रहे हैं?
चूंकि 180 आप कह रहे हैं कोई भी हो सकता है, चाहे कोई भी दल हो सकता है, तो यानी यंग असेंबली हुई 202। लेकिन 180 जो है मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन ये यदि प्री एग्जिट मतलब दिसंबर से पहले यदि आप एग्जिट पोल का देखेंगे तो ये तो साफ साफ उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकेत था। लेकिन मेरा ये मानना जरूरी नहीं, मैंने मानना है कि मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। और किस में सहमत नहीं है? हाँ, ये असेंबली जो एग्जिट पोल में जो आया था कि भारतीय जनता नहीं, आप पार्टी अपनी को बात बताइए ना, क्योंकि जनता तो आपको सुनना चाहती है। जनता ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथे चरण की तरफ मैं जो बता रहा हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं हंग असेंबली का दिखाई दे रहा है, लेकिन 7वें चरण तक जाने के बाद ही हम कुछ अपनी बात रख पाएंगे।